हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स एमसीक्यूज़ में। इसमें हम कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कॉमर्स में से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब पर हम एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ब्रेक इवन मीन्स। अब ब्रेक इवन आपने पढ़ा होगा, इसका क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। कॉस्ट आर मोर देन रेवेन्यू, यानी कि इसमें जो कॉस्ट है वो हमारी क्या रहती है, हमारी मोर देन रेवेन्यू। रिवेन्यूज एंड कॉस्ट आर इक्वल, यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट कैसी रहेगी, हमारी इक्वल रहेगी। रेवेन्यूज आर मोर देन कॉस्ट, यानी कि अब रेवेन्यू मोर देन हमारी क्या रहेगी, कॉस्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी रेवेन्यू कॉस्ट हमारी इक्वल रहती हैं। ठीक है, ये सिचुएशन होती है आर इक्वल टू सी। ठीक है, और ये बेस्ट सिचुएशन होती है, यहाँ पर ना हमें ज्यादा लॉस होता है ना ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये सिचुएशन उन कंपनियों के लिए बेस्ट होती है जो कि ज्यादा रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो इस सिचुएशन में डील करते हैं। ठीक है, ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस, सिर्फ इतना अर्न कर लें कि जितना भी उन्होंने कॉस्ट लगाया है वो उन्हें वापस मिल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत सिंपल था, आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं गुडविल इज। अब गुडविल क्या है, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछ ले जाते हैं, ये क्या है, किस तरह का अकाउंट है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हैं, लिक्विड असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, करंट असेट्स, या फिर इंटेंजिबल असेट्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल हमारे लिए एक इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगी। ठीक है, तो हमें काफी टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड कराती रहेगी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कौन सी हमारी करंट लाइबिलिटी है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर शेयर प्रीमियम। तो देखिए, करंट लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी का मतलब फ्रेंड्स वो होता है जो कि हमारी लेस देन कितनी होती हैं, लेस देन 1 ईयर की। ठीक है, वो हमारी करंट लाइबिलिटी के अंदर आती हैं। तो देखिए, डिवेंचर्स हमारी कैसी हो गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए है, शेयर प्रीमियम भी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, जबकि ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है शेयर प्रीमियम। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा करंट लाइबिलिटी होती है क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1 साल से कम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। गार्नर वर्सेस मोरे रिलेट्स टू। अब फ्रेंड्स, आपने अगर पार्टनरशिप पढ़ी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपने आई होप पढ़ा ही होगा सबने, ये किसी ने स्किप नहीं किया होगा ये चैप्टर। तो पार्टनरशिप में एक रूल आता है, गार्नर वर्सेस मोरे रूल। ठीक है, अब आपको बताना है ये रूल जो है वो किससे रिलेटेड है, डेफिशिएंसी अकाउंट से, इंसॉल्वेंसी से, कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर हायर परचेज से। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो देखिए, जो गार्नर वर्सेस मरे रूल है वो पार्टनरशिप के अंदर डिस्कस किया गया है, और ये हमारा रिलेटेड है इंसॉल्वेंसी से। गार्नर वर्सेस मरे एक अगर हम बात करें तो एक केस था जो कि इंसॉल्वेंसी पे बेस्ड था। इसकी एक पूरी थ्योरी है, किस तरह से इसमें केस हुआ, कैसे इंसॉल्वेंट हुए, कौन इसमें जीता, कितना इनको पे करना पड़ा, पूरी थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें गार्नर वर्सेस मरे में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गार्नर वर्सेस मरे रूल है उसके अंदर जब लाइबिलिटी बनती है वो किस रेशियो में बनती है। तो आप याद रखिएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उन्हें पे करना होता है। कैपिटल अकाउंट में जो भी उनका कैपिटल का रेशियो, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो होता है उसके बेसिस पर उन्हें पेमेंट करना होता है इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गार्नर वर्सेस मरे रूल में कौन सा एप्लीकेबल होता है पेमेंट, उनका प्रॉफिट रेशियो, उनका जो कैपिटल रेशियो है उसके बेसिस पर, या फिर उन्होंने जो भी आगे अगर किसी भी तरह का उन्होंने वहां पर जो भी डीड में लिख रखा है उसके बेसिस पर। तो फ्रेंड्स, इन सबको छोड़ के जो उनका कैपिटल रेशियो होता है उसके बेसिस पर उन्हें पेमेंट करना होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंटेंजिबल असेट्स यूजली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। अब जो इंटेंजिबल असेट्स है वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, सेमी फिक्स असेट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बात की, इंटेंजिबल असेट्स हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, बट हम इसको टच नहीं कर सकते।
दो तरह की फिक्स एसेट्स होती हैं, दो तरह की एसेट्स होती हैं हमारी लॉन्ग टर्म की। एक होती है हमारी टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। देखिए टेंजिबल एसेट्स में आ जाती है फिक्स एसेट, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये क्या है, हम इनको टच कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक हमें सर्विस देती रहेंगी, बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। लेकिन इंटेंजिबल में क्या होता है, पेटेंट आ गए, कॉपीराइट आ गए और हमारी गुडविल आ गई, ये हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगी लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो हमारी किस में लाई करती हैं, फिक्स एसेट्स में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following is shown first when the assets are arranged in the order of their liquidity। अब हमें बताना है कि हमारी जो assets हैं अगर हम लिक्विड बेसिस पर उसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सी एसेट्स हम लिखेंगे, कैश इन हैंड, डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट या फिर बीआर। तो देखिए फ्रेंड, लिक्विडी बेसिस पर करें तो सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होंगे उनको करेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी कि जो सबसे पहले कन्वर्ट हो सके। तो फ्रेंड्स कैश एट हैंड तो ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो पहले करते हैं हम कैश, उसके बाद करते हैं बैंक और उसके बाद फिर अदर आ जाते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, उसके बाद लिख देते हैं हम करंट असेट्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कैश फिर बैंक आता है क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कैश इन हैंड। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सिंपल है हमें आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट आते हैं, द बैलेंस शीट इज ओनली। अब जो बैलेंस शीट है वो केवल क्या है, एक अकाउंट है, समरी है, स्टेटमेंट है या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। एग्जाम में क्या होता है, कई बार ना ये पूछ लिया जाता है कि फाइनल अकाउंट जो है उसमें कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर बच्चा क्या बोलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, एक P&L अकाउंट हो गया, एक बैलेंस शीट हो गई, 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फाइनल अकाउंट के अंदर हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और एंड एक स्टेटमेंट, ठीक है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि हम अपने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट की बात कर रहा है जबकि हम तो वहाँ पे फाइनल अकाउंट लिखते हैं और उसके अंदर बैलेंस शीट भी आता है, तो वो तो अकाउंट है। नहीं फ्रेंड्स, बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में ही बोलते हैं और ये हमारा स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये हमें एक समरी दे, वो एक हमें एक स्टेटमेंट या एक तरह से हमें रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारी पोजीशन की, एक स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं, टीमिंग एंड लैडिंग रिलेट्स टू। अब जो टीमिंग और लैडिंग है वो हमारी किससे रिलेटेड है, pilferage of stock, misappropriation of cash, frauds relating to the receipts of money from debtors या फिर bribery of cash from some benefits। तो फ्रेंड्स स्ट्रीमिंग और लैडिंग की बात की गई है तो ये हमारी फ्रॉड से रिलेटेड होती है, जो कि फ्रॉड हमारे डिवेंचर्स से मनी रिसीव करने के टाइम पर किए गए होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एसिड रेशो टेस्ट रेशो इज। अब एसिड टेस्ट रेशो होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी, क्विक असेट्स क्विक लाइबिलिटी, टोटल असेट टोटल लाइबिलिटी या फिर फिक्स असेट्स फिक्स्ड लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की गई है हमारी एसिड रेशो की। तो देखिए एसिड रेशो निकालते हैं, हम लिखते हैं क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये हमारा कहलाता है एसिड टेस्ट रेशो। और यहाँ पर बात की जा रही है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज की, तो ये हमारा क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ही सिंपल है। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी हम करते हैं तो कौन सा रेशो निकालते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। QA अपॉन CL जो होता है वो हमारा एसिड टेस्ट रेशो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, if earning price ratio is 0.05 and earning per ratio is 8, the market price of share is। अब हमें बताना है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यहाँ पर हमारा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा हमारा 160।
अब ये 160 कैसे है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस बताना है, और हमें क्या दे रखा है, ईपीएस दे रखा है, और साथ ही हमें ईपी दे रखा है। तो आपको ये फॉर्मूला भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा पुट किया गया है, और साथ ही साथ आपको ये सॉल्व करके बताना है, ठीक है। क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है, अगर आप इतना करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये इजीली याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू। अब जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो हमें क्या बताता है, एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ मैनेजर, या फिर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स अ मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको सुपरवाइज करता है एक मैनेजर के द्वारा, यानी एक मैनेजर इसमें सुपरवाइज करेगा बहुत सारे जो भी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, तो वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबीओ रिफर्स टू। मैम, एमबीओ का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, क्या ये एक टेक्निक है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की, परफॉर्मेंस रिव्यू करने की, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एमबीओ की फुल फॉर्म पूछी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज प्रोपाउंडेड द एक्स एंड वाई थ्योरी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्स एंड वाई थ्योरी बहुत पूछी जाती है। मैकग्रेगर, ब्रूम, हर्ट्सबर्ग, या फिर ओडोनिल। तो फ्रेंड्स, एक्स एंड वाई थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी दी है मैकग्रेगर ने। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ। एमबीओ का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैरी पार्कर फॉलेट, केथ डेविस, पीटर ड्रकर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एमबीओ की बात की गई, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारा पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक है। पीटर फ्रेडरिक ड्रकर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ग्रिड हैज बीन प्रोपाउंडेड। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ग्रिड के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, किसने दिया है कॉन्सेप्ट। तो देख लेते हैं ऑप्शंस हम, ब्लैक एंड मॉर्टन, लिकर्ट, फेडलर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ग्रिड की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ब्लैक एंड मॉर्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अ स्मॉल लोन अमाउंट गिवन टू लो इनकम हाउस होल्ड और ग्रुप इज नोन एज, यानी कि छोटा लोन दिया जा रहा है, या फिर लो इनकम हाउस होल्ड की बात करें या एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात करें तो वो लोन हमारा क्या कहा जाता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट का लोन हम दे रहे हैं हाउस होल्ड को या फिर एक ग्रुप को, तो उसका हमें बताना है कि उसको किस टर्म से जाना जाता है, कैश क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, या फिर सिंपल क्रेडिट। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर स्मॉल लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं जो कि लो इनकम ग्रुप का है, तो उसको बोलते हैं रूरल क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप और को दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो नाम रखा दिया गया है इसको दिया गया है रूरल क्रेडिट, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द यूनिवर्सल बैंक। या यूनिवर्सल बैंक के नाम से किस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जाना जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दीक्षा माइक्रो फाइनेंस, दिशा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, या फिर एसकेएस माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक की बात करें तो यूनिवर्सल बैंक के नाम से जो माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बंधन फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को यूनिवर्सल बैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट कंप्राइज ऑफ। अब जो फॉर्मल सोर्सेज है क्रेडिट के, वो क्या चीज़ कंप्राइज नहीं आती, उनमें कोऑपरेटिव, एम्प्लॉयर्स बैंक, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयर्स। ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर यहाँ नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इनकॉर्पोरेट। अब इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मनी लैंडर्स, नाबार्ड, या फिर एएमबी।
देखिए यहाँ पर SBI और नाबार्ड जो है ये हमारे फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर, तो यहाँ पे मनी लेंडर्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर्स। नेक्स्ट है व्हाट ऑप्शन ब्लॉक द पुअर टू गेट बैंक लोन्स। अब कौन से ऑप्शंस हैं जो कि ब्लॉक कर दिए जाते हैं किसी पुअर को बैंक लोन देने के लिए? एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको ब्लॉक करके हम लोन दे सकते हैं, तो वो है एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके थ्रू ये यहाँ पर क्या होगा, बल्कि उनको एक ब्लॉकेज हो जाएगा कि वो फिर लोन नहीं ले पाएंगे। जबकि यहाँ पे ऑप्शन ब्लॉक की बात की जा रही है, तो वो है हमारा एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। नेक्स्ट है इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप द लोन एंड सेविंग डिसीजंस आर टेकन बाय। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें लोन और सेविंग्स के डिसीजंस है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक या फिर ग्रुप मेंबर्स। तो फ्रेंड्स सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जा रही है जो कि खुद से हेल्प करते हैं, कुछ मेंबर्स मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और खुद की हेल्प के लिए आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए मेन पर्पस होता है इनका काम करना, और एक दूसरे को अब जो उन्होंने सेविंग करी है उससे एक दूसरे को जब उन्हें जरूरत पड़े उनको लोन प्रोवाइड करना। तो देखिए यहाँ पर जो सेविंग्स और लोन से रिगार्डिंग डिसीजन है वो लिए जाते हैं ग्रुप मेंबर्स के द्वारा जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट नीड्स। अब इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्रेडिट नीड्स के लिए उनकी देखभाल में मदद करती है? IDBI, नाबार्ड, ICL या फिर FCI। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नाबार्ड एपेक्स बॉडी है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ये लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये उनके टेक केयर का भी काम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ। फ्रेंड्स ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं any adulterated elements leak into the group filtration and are carried into groundwater reservoir is known as। अब जो भी एडल्ट्रेटेड एलिमेंटेड लीक है ग्राउंड से, फिल्ट्रेशन की बात की जा रही है, कैरियर की बात की जा रही है ग्राउंड वाटर के लिए, तो क्या कही जाएगी, लैंड कंटेमिनेशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या फिर एयर पॉल्यूशन। वेरी सिंपल आंसर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये हमारा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वाटर पॉल्यूशन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट उससे लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका इज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ विच मिनरल। अब साउथ अफ्रीका जो है लीडिंग एक्सपोर्टर है किस मिनरल के लिए, कॉपर, डायमंड, सिल्वर या फिर गोल्ड। तो साउथ अफ्रीका जो एक्सपोर्ट करती है सबसे ज़्यादा वो करती है गोल्ड का। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है which option is correct when we only accomplish 2 out of 3 pillars of sustainable development। फ्रेंड्स आपने पिलर्स पढ़े होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो उसमें से ये बोल रहे हैं कि जो 3 पिलर्स हैं उसमें से जो दो पिलर्स हैं उनमें से अब हमें बताना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंट सस्टेनेबल इक्वल टू वायबल, सोशल प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इक्वल टू वेरिएबल, या फिर सोशल प्लस इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी और इक्विटेबल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी राइट है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उस एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1992, 1978, 1980 या फिर 1987। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है, राइट आंसर है सी, 1980 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अगर आप मीनिंग जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो डेवलपमेंट होता है जिसमें हम अपनी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, हम उनका इस तरह से यूज़ करें कि आज हमें अपनी नीड को भी पूरा करें और कुछ वो रिसोर्सेज हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेव करके रखें। यानी कि हमें इस तरह से यूज़ करना है कि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल यूज़ ना करें, बस बाकी सारा फ्यूचर के लिए ही रख दें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हम उन्हें यूज़ करें लेकिन इस लिमिट में यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उनके यूज़ के लिए रह सके। ठीक है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि CSD वॉज स्टार्टेड बाय द UN जनरल असेंबली इन द ईयर 1995, 1994, 1993 या फिर 1992। अगेन यहाँ पे हमें टाइम पीरियड बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर है 1992। 1992 में यूनाइटेड नेशंस कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने एक असेंबली करी थी, UN जनरल असेंबली में ये रिपोर्ट आई थी इसके ऊपर। ठीक है, तो राइट आंसर है 1992। नेक्स्ट है आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड फॉर। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो माइनिंग के बाद जो ह्यूज होल्स होते हैं उसको छोड़ने के पीछे उसका पर्पस क्या है, यानी कि वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। वेस्ट वाटर स्टोरेज के लिए, वेस्ट एंड वाटर स्टोरेज के लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए या फिर वेस्ट स्टोरेज के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम माइनिंग के बाद जो ह्यूज होल्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं तो वो किस पर्पस से यूज़ किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो यूज़ किए जाते हैं हमारे वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है मरकरी एंड लेड आर टॉक्सिक एलिमेंट्स विच कॉजेस, यानी कि मरकरी यानी पारा और जो लेड होता है हमारा, वो हमारा टॉक्सिक एलिमेंट है, उसका क्या कारण है। नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर लैंड कंटेमिनेशन। तो फ्रेंड्स, मरकरी और पारे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनका कारण यही है कि हमारा लैंड कंटेमिनेशन है। ठीक है, तो लैंड कंटेमिनेशन के कारण हमारा मरकरी और पारा टॉक्सिक एलिमेंट में कवर होता है। नेक्स्ट आते हैं द अदर वर्ल्ड ऑफ लैंडस्केपिंग इज। अब जो लैंडस्केपिंग है वो हमारा उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शंस देखिए, रिडक्शन, रिस्टोरेशन, रिमूविंग टॉप सोइल या फिर रिस्टोर। अब यहाँ पे लैंडस्केपिंग की बात की जा रही है। लैंडस्केपिंग एक तरह से निर्माण होता है, पुनर्निर्माण। ठीक है, भूमि पुनर्निर्माण। तो इसके अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिस्टोरेशन। ठीक है, दोबारा से उसको स्टोर करना यानी पुनर्निर्माण करना। ठीक है, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है whenever the price of a mineral remains high the firm seeks for। जब कभी भी जो मिनरल्स होते हैं उनके प्राइस हाई हो जाते हैं तो फर्म्स क्या करती हैं, न्यू कंट्रीज में रिमेन्स द सेम, न्यू माइंस में जाती माइनर्स करती हैं या फिर न्यू डिपॉजिट्स करती हैं। तो देखिए जब उनके प्राइस हाई हो जाते हैं तो गवर्नमेंट न्यू डिपॉजिट्स करती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सॉरी, फॉर्म्स है, फॉर्म्स न्यू डिपॉजिट्स करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर। अब जो इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी, इंटर एंड इंटर जनरेशन इक्विटी, कैरिंग कैपेसिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी टॉपिक हमारा नहीं है जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर में कवर होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।